टॉपिक हम चालू कर रहे हैं वो है रेफ्रिजरेंट के बारे में, यानी जो आप एसी के अंदर या फ्रिज के अंदर जो गैस चार्जिंग करते हैं उनकी जो गैस होती है उनमें स्टैंडिंग प्रेशर क्या आता है, सक्शन प्रेशर क्या आता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या है और उनका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि काफ़ी हद तक रेफ्रिजरेशन साइकिल में इफेक्टिव रहता है। तो हम आज इसके बारे में आपको नॉलेज शेयर करेंगे। आप हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी, केयर स्किल अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम चालू कर रहे हैं वो है रेफ्रिजरेंट के बारे में, यानी जो आप एसी के अंदर या फ्रिज के अंदर जो गैस चार्जिंग करते हैं उनकी जो गैस होती है उनमें स्टैंडिंग प्रेशर क्या आता है, सक्शन प्रेशर क्या आता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या है और उनका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि काफ़ी हद तक रेफ्रिजरेशन साइकिल में इफेक्टिव रहता है। तो हम आज इसके बारे में आपको नॉलेज शेयर करेंगे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जो जनरली R22 गैस है, जो पुराने टाइम में अधिकतर, अभी R22 को बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से बैन नहीं हुई क्योंकि जो पुराने यूनिट अवेलेबल हैं उनके लिए अवेलेबल रखी गई है। बट अभी जो नए सिस्टम आ रहे हैं उनमें R32 है, R290 है, R410 है, ये यूज़ हो रही हैं। तो हम बेसिकली R22 से चालू कर रहे हैं। R22 जो गैस है, अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बोल रहे हैं, टेम्परेचर कौन सा है? वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री के अप्रॉक्स होगा। तो इसका सक्शन प्रेशर 65 से 75 PSI, 65 to 75 PSI, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो कि आपकी प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। देन सेक्शन प्रेशर को आप अगर फील्ड में जाते हैं तो आपको कभी कभार ये भी सुनने को मिलता है बैक प्रेशर कितना है या रनिंग प्रेशर कितना है। रनिंग प्रेशर, बैक प्रेशर, सेक्शन प्रेशर, तीनों चीज़ें एक है। बट अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको सेक्शन प्रेशर ही बोलना चाहिए। सेक्शन प्रेशर कौन सा है? यानी गैस कूलिंग कॉइल से निकल के सेक्शन लाइन के थ्रू जो कंप्रेसर में वापस आ रही है ना, कंप्रेसर उसको कितने दबाव के साथ खींच रहा है, वो कितने दबाव के साथ कंप्रेसर के अंदर जा रही है, वो क्या कहलाएगी? सेक्शन प्रेशर कहलाएगा। देन आता है डिस्चार्ज प्रेशर, यानी कंप्रेसर जो है वो 65 से 75 PSI का सेक्शन लेके गैस का उसको डिस्चार्ज कितने PSI पे करेगा? 225 से 275 के बीच में। अधिकतर आप फील्ड में देखोगे तो ये लगभग 250 PSI के अप्रॉक्स चलता रहेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर अगर गेन करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है, मान लो गर्मियों के अंदर जाएगा 40 भी जाएगा, 45 तक भी जाता है, काफ़ी बार 48 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है। राजस्थान, गर्मी वाला इलाके जिधर हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, सेक्शन प्रेशर भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर गैस हीट होगी, हीट होकर उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो उनका एक दबाव बनता है। तो गैस जैसे जैसे फैलेगी उनका प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर ठंडा होगा, यानी मौसम अगर ठंडा होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा और गैस का प्रेशर भी थोड़ा क्या होगा? कम होगा। इसीलिए आपको एक वेरिएबल कंडीशन बताई गई है कि कहाँ से लेके कहाँ तक इसका वेरिएशन आ सकता है। फिर आता है स्टैंडिंग प्रेशर, जो कि 158 PSI है। ये थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट चलता है 150 से लेके 170 के बीच में, जो कि आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो गैस है अगर आपने रेफ्रिजरेंट यूनिट में भर दिया है, ठीक, वो कंडेंसर में जाके क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। ये जो लिक्विड है, लिक्विड से वापस अगर इसको गैस में लाना है, आपको इसका अगर स्टेज चेंज करना है, तो आपको कितना डिग्री देना होगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड से गैस में आ जाएगी। यानी -40 डिग्री इसके लिए इतना गर्म है कि ये अपना स्ट्रक्चर लिक्विड टू गैस फॉर्मेशन में चेंज कर लेगा। और अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें, यानी इस गैस को आप लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज करना है, जैसा आप पानी को बर्फ बनाते हो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कितना चाहिए होगा? -160 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन इसका केमिकल फॉर्मूला है CaClF2, जिसे हम कहते हैं क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, ठीक। कार्बन मॉलिक्यूल को कम करने के लिए गैसों का रिप्लेसमेंट किया गया है
अधिकतर गैस जो है वो चेंज हो रही है, जैसे R22 की जगह R290 का यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ से आप ये पता कर सकते हैं, जैसे एक यूनिट है, यूनिट के अंदर कौन सी गैस है आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर सकते हैं। स्टैंडिंग प्रेशर मतलब आपने यूनिट को ऑन नहीं किया है, उस कंडीशन के अंदर गैस उसमें एक स्टेबल तरीके से पड़ी है, रुकी हुई है, पड़ी है मतलब रुकी हुई है। उस रुकी हुई गैस का प्रेशर कितना आ रहा है, उससे आप पता कर सकते हैं कि उसका गैस R22 है या R32 है या R410 है, कौन सी गैस उसका आप स्टैंडिंग प्रेशर पता करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी गैस आपको उसमें भरनी चाहिए। काफ़ी बार आप जब गैस चार्जिंग करते हैं, जब आप या यूनिट चेक करने के लिए जाते हैं, तो आप स्टैंडिंग प्रेशर चेक करते हैं, आपको मिल जाता है, मान लो R22 ही है तो 160 PSI आपको मिल गया। जब आप यूनिट को ऑन करते हैं तो उसका सक्शन प्रेशर आ जाता है एकदम से 30-20 यानी डाउन चला जाता है। जो 65 से 75 PSI आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो कितना आ जाता है 20 PSI 15 PSI। तो इसका मतलब ये है कि गैस कम है, यानी गैस लीकेज हुई है। गैस लीकेज हुई है तब भी स्टैंडिंग प्रेशर प्रॉपर क्यों बताता है, क्योंकि गैस का अपने आप का एक स्ट्रक्चर है, उसका एक प्रेशर है, वो प्रेशर शो हो सकता है, बट जब सेक्शन होगा और उसका डिस्चार्ज होगा तो उसकी स्टेज चेंज होगी, गैस तो लिक्विड में जाएगा, देन लिक्विड से वापस गैस में आएगा। उस कंडीशन के अंदर इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप यूनिट को वापस बंद कर देंगे और उनको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो वो प्रेशर वापस स्टैंडिंग प्रेशर उतना ही आ जाएगा जितना उसका होना चाहिए गैस का। तो इस चीज़ से आप ये भी कंफर्म हो सकते हैं, अगर कोई दूसरी गैस है R32 है, R410 है, जिनके स्टैंडिंग प्रेशर ज़्यादा है, और नए मॉडल जितने भी हैं आप उनके अंदर इजी गोइंग पता लगा सकते हैं कि R22 जो गैस है वो नहीं मिलेगी आपको। तो अब स्टैंडिंग प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो इट मीन्स इसमें लीकेज है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको अगर आगे और कंटिन्यू करता हूँ, R32 है, R32 के अंदर भी हम टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 30 डिग्री मान रहे हैं। इस 30 डिग्री के अंदर क्या है, सेक्शन प्रेशर जो आएगा, यानी बैक प्रेशर, रनिंग प्रेशर जो आ रहा है वो 145 से 155 PSI है, एज पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, ठीक है। इसका डिस्चार्ज प्रेशर होगा 350 से 400 PSI, 350 से 400 PSI। स्टैंडिंग प्रेशर है 262, जो कि एक फिक्स टेम्परेचर 30 डिग्री पे बताया गया है, यानी ये आपको 250 PSI से लेकर 270 PSI के बीच में आपको इसका वेरिएशन मिल सकता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -52 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट -136.11 यानी 136.11 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिकल फार्मूला CS2F2 यानी डाईफ्लोरोमीथेन। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कार्बन की जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है। कार्बन जो कि एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है, उन मॉलिक्यूल को कम करने के लिए हमने गैस चेंज किया था, तो हमने इसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी क्या कर दी है, कम कर दी है। तो R&D डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हम गैसों का रिप्लेसमेंट करते रहें। जैसे पहले R12 चलती थी, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी एटमॉस्फेयर के लिए, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट निकाला R22। अब R22 भी है तो हानिकारक ही, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो हम उसको भी रिप्लेस करके हम किस पे आ चुके हैं, R32 पे, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं R134 है, जो कि रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा यूज़ होती है। फ्रीज जो आप यूज़ करते हैं घर में, डोमेस्टिक लेवल, कॉमर्शियल लेवल में डी फ्रीज वगैरह कुछ इस टाइप के फ्रिज हैं, उनमें R134 से डलती है, ठीक है। इसका भी यूटिलाइजेशन कम कर दिया गया है, इसका भी यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं हम, कम करने लग गए हैं, ठीक है। इसका भी अगर आप देखेंगे 30 डिग्री पे इसका सेक्शन प्रेशर कितना आएगा, 5 से 10 PSI। डिस्चार्ज प्रेशर 140 से 150 PSI। स्टैंडिंग प्रेशर 98 यानी अप्रॉक्स 90 से लेकर 100 PSI के बीच में आपको इसका स्टैंडिंग प्रेशर मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है -15.4 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट -103.3 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिकल फॉर्मूला है CS2FCF3, केमिकल नेम है 1112 टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है। ये आप जब
फ्रिज के अंदर जब गैस चार्जिंग करते हैं तो आपको 5 से 10 PSI। हम एक चीज़ और भी हम इस पे भी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम गैस मैनिफोल्ड के थ्रू जो ये सेक्शन प्रेशर है उससे हम गैस मैनिफोल्ड में कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा या तो इंडोर यूनिट है, अगर एसी में गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो इंडोर यूनिट में कितना टेम्परेचर मेंटेन करेगा कूलिंग कॉइल, या फिर फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर आइस बॉक्स या डबल डोर फ्रिज है तो उसके अंदर की जो कूलिंग कॉइल है वो कितना डिग्री मेंटेन करेगी। ठीक है, तो वो हम गैस मैनिफोल्ड वाले टॉपिक में आप बात करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो गैस आ रही है वो है R410A। अब R410A के अंदर सेक्शन प्रेशर है 110 से 135 PSI, डिस्चार्ज प्रेशर है 400 से 425। ये थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर गैस है तो ऑब्वियसली बात है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा गेन हो जाता है, तो आपको 450 तक भी मिल सकता है। ठीक है, देन थर्ड आता है स्टैंडिंग प्रेशर जो कि अप्रोक्स R32 के लगभग ही काम करता है, ये आपको 280 के लगभग भी मिल सकता है। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट -55.4 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट है -155 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिकल फॉर्मूला R32 और R125 ये दोनों 50-50% गैस है। तो जब आप R410 गैस यूज करते हैं, काफी बार आपने देखा होगा R32 का टॉपअप कर दिया जाता है या R22 का टॉपअप कर दिया जाता है, R134 का टॉपअप कर दिया जाता है, R290 का भी टॉपअप कर दिया जाता है, क्योंकि ये सिंगल गैस है, इसमें कोई भी दो गैसों का मिश्रण नहीं है। R410 के अंदर हमेशा दो गैसों का मिश्रण रहेगा। ठीक है, 50% है R32 और 50% है R125 गैस। इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है, इनके जो प्रेशर है वो दोनों के प्रेशर क्या है, अलग अलग है। R125 का प्रेशर थोड़ा कम है, R32 का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इसका टॉपअप नहीं किया जा सकता। आप मान लो आपको सेक्शन प्रेशर कितना रखना है, 110 रखना है, 120 रखना है, और आप फील्ड में गए हो, आपने यूनिट को चेक किया, उसके अंदर प्रेशर आ रहा है 80 PSI। तो 80 PSI जो प्रेशर है वो दोनों गैसों का मिला के हो रहा है, सिंगल गैस का नहीं है। अब जब आप टॉपअप करते हैं, आपने सिलेंडर को उल्टा कर लिया मान लिया, या फिर आपने सीधा रख लिया, पर जब वो अंदर गैस फॉर्मेशन में जा रही है तो उन दोनों के प्रेशर अलग अलग होने की वजह से हाई प्रेशर गैस पहले चली जाएगी, यानी R32 ज़्यादा चली जाएगी और R125 कम चली जाएगी। इसीलिए जब आप फील्ड में वर्क करते हैं R410A की जब आप रेफ्रिजरेंट की फिलिंग करते हैं तो हम कहते हैं कैन को हमेशा उल्टा रखिए। कैन को उल्टा रखेंगे या सिलेंडर को आप जब उल्टा रखेंगे तो जो दोनों गैस लिक्विड फॉर्मेशन में है वो कहाँ जाएगी, प्रॉपर अगर चार्जिंग लाइन से होते हुए अंदर जाएगी तो लिक्विड कंडीशन में ही जाएगी। सेकेंड चीज़, R410 के अंदर आपको इन्वर्टर मॉडल हो या नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, बाई वेट गैस चार्जिंग कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सेक्शन प्रेशर आप जब बाई वेट भी करते हैं तो आपको सेक्शन प्रेशर उतना ही मिलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस आपको रखना है R410 के साथ में। देन आता है R600A जो कि अभी हाल ही में रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ हो रही है। R134 की जगह काफ़ी कंपनीज है जो R600A पे रिप्लेस हो चुकी है। अब क्या है, इसका जो टेम्परेचर स्टैंडिंग टेम्परेचर जो रहेगा एटमॉस्फेयर का वो रहेगा 30 डिग्री के अप्रॉक्स। इसका सेक्शन प्रेशर 0 से 3 PSI है, यानी अप्रॉक्स 1-2 PSI के लगभग ये चलेगी, इसका ज़्यादा प्रेशर सेक्शन नहीं आता है। फिर डिस्चार्ज आता है 170 से 190 डिग्री। ठीक है, सॉरी डिग्री बोल गया, PSI। देन आता है स्टैंडिंग प्रेशर 43 PSI। फिर आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट -10.8 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट है -229 यानी 229 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिकल फॉर्मूला है CS कोष्टक CH33 यानी केमिकल नेम है 2 मीथेन प्रोपेन। ये एक्चुअल में प्रोपेन का ही सब्सटेंस है और प्रोपेन एक तरीके से बहुत फ्लेमेबल गैस के रूप में यूज़ होती है। प्रोपेन अधिकतर जो बड़े बड़े जेट इंजन्स वगैरह होते हैं उनको चलाने के लिए यूज़ होती है, तो उसी के कुछ मॉलिक्यूल लेके ये गैस बनाई गई है, तो ये फ्लेमेबल है। आप R601 का जो भी आप कंप्रेसर या जो भी यूनिट देखते हैं उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल गैस।
तो आप जब इसका यूज़ कर रहे हैं, इस गैस की गैस चार्जिंग कर रहे हैं या इस गैस वाले जो यूनिट हैं उनके ऊपर आप वर्क करते हैं, तो आपको फ्लेमेबल चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। इनके लिए बहुत अलग अलग इक्विपमेंट भी आते हैं। इसका एक प्रेशरिंग डिवाइस आता है कि अगर आप फ्रिज के अंदर कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं तो गैस को पहले बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ नहीं। प्रेशरिंग प्लायर आता है या प्रेशरिंग टूल आता है, उसको आप चार्जिंग लाइन के ऊपर लगा के उसको जब कसेंगे, उससे एक पाइप चार्जिंग लाइन लेके आपको एक खिड़की या उस कमरे से बाहर निकाल देनी है उसको, ताकि जितनी भी गैस रिलीज़ होगी वो कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। आपके नियर बाई रही तो वहाँ पे वो फ्लेमेबल कंडीशन क्रिएट कर सकती है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि फील्ड के अंदर काफ़ी जने क्या करते हैं, R410 की जगह R32 यूज़ कर लेते हैं, R32 की जगह R410 भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के सेक्शन प्रेशर भी देखेंगे तो लगभग सेम है। 130 PSI तो लगभग क्या आ रहा है, दोनों के लिए सेम आ रहा है। डिस्चार्ज प्रेशर है वो भी लगभग सेम है, 350 से 400 PSI, और अगर R410 का देखोगे तो 400 से 450 PSI, यानी अप्रोक्स ये काम कर जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है फील्ड में, इसमें इस चीज़ की ज़्यादा सतर्कता रहती है कि आप अगर गैस चेंज करते हो तो इसका इफ़ेक्ट कंप्रेसर या यूनिट पे आता ही आता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जितनी कोशिश हो सके वही गैस डालें जो यूनिट के अंदर ऑलरेडी हो। R410 है तो आपको R410A ही डालनी है, और अगर R32 है तो R32 ही डालनी है। एनी कंडीशन आपको कहीं मजबूरी लगती है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है, वहाँ पे आप कीजिए, ठीक है। देन R22 की जगह आप R290 डाल सकते हैं, क्योंकि R290 का भी मैं कभी जिक्र करूँगा, तो उसका और R32 का जो डाटा है वो लगभग सेम है, तो कंप्रेसर के ऊपर उसका लोड ना के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी गैस चार्जिंग के टाइम पे हम और डिस्कस करेंगे इन गैस के प्रेशर पे कैसे इफ़ेक्ट आता है। अब अभी तो अपन ने पढ़ लिया कि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट है, इसलिए ये वाला डाटा मिल रहा है। अब जैसे जैसे गर्म होगी या एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने से गैस का प्रेशर में भी इफ़ेक्ट आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे कि गैस मैनिफोल्ड से हम गैस की रीडिंग कैसे लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इंडोर कोयल के अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है एग्जैक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।